after discussion of the basis of the charge and the land appurtenant thereto, after that the owner as well as the deemed owner, and then after that we will discuss some exceptions for it. So today we are going to discuss, that is a determination of the annual value. From where I took the reference of this determination of the annual value, तो सबसे पहले तो हम वहां से चलते हैं कि जहां से हमने इसको रेफर किया था. ये देखिए, हमने, आपको याद होगा, ये मास्टर चार्ट बनाया था और मास्टर चार्ट में हमने कहा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस और देन नेट एनुअल वैल्यू. तो समझ लीजिए कि हम अब इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू. अब उसके साथ ग्रॉस और नेट ही लगाना है. तो ग्रॉस के लिए हमें में से अगर हम म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर देंगे तो नेट आ जाएगा. ठीक है जी. तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू. फिर भी तो तभी मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन या पीछे ना जाना पड़े, इसलिए डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू के लिए हमें 3 स्टेप्स हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, NAV. तो इसको हम GAV और म्यूनिसिपल टैक्सेस और NAV हम डिस्कस करते हैं इसको. देखिए, मैंने एक अपनी तरफ से एक यूनिवर्सल सा फार्मूला बनाया है. ठीक है जी. आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास. यूनिवर्सल इन द सेंस कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को छोड़ करके, क्योंकि वहां पे जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है वो नील होती है, वो हम बाद में बात करेंगे. तो इसलिए ये फार्मूला जो है वो आप यूनिवर्सल है. थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिसको बात समझ आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है. तो वो कभी भी जो है एग्जामिनेशन में सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करके निकलेगा. देखिए, ये यूनिवर्सल फार्मूला क्या है. मैंने कहा कि GAV डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 7 फैक्टर्स है, और 7 फैक्टर्स को की मैंने कोडिंग की है. जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू A, म्यूनिसिपल वैल्यू को मैंने A कोड दे दिया. और आप बोलेंगे अब म्यूनिसिपल वैल्यू क्या चीज होती है, क्योंकि आपको याद है हमने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है वो उसकी एक्चुअल इनकम के ऊपर नहीं लगता, वो नोशनल वैल्यू के ऊपर लगता है. और जो नोशनल वैल्यू है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. तो वही बात आज हम डिस्कस कर रहे हैं. म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है. ए, डिटर्मिनेशन बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, या तो म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भी होगी जिसके द्वारा घर की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू. ठीक है जी. उसके बाद बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू, उसको मैंने B कोड दे दिया है, FRV बोलते हैं शॉर्ट में. ये होता है कि अगर किसी घर की म्यूनिसिपल वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसी लोकेशन में सिमिलर प्रॉपर्टी की किस रेट से जो है वो किराए पे गया है, तो उसको बोलते हैं हम फेयर रेंटल वैल्यू. दैट इज नोन एज FRV. सो इट इज नोन एज सिमिलर प्रॉपर्टीज रेंट, राइट. उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट, SR, उसको मैंने C कोड दे दिया. इसका मतलब है दिस इज फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट. जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वो वहां पे जो भी ये किराए का काम है वो रेंट कंट्रोल एक्ट है. बाकी जगह जो है या तो कमेटीज करती हैं या अथॉरिटीज करती हैं, लेकिन यहां पे जो है दिट इज फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट. तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है विच इज फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ के द्वारा जो कंट्रोल. क्लियर है जी. यहां तक सुप्रीम लग रहा है ना आपको. ओके. अच्छा, अब आपको बता दूं, हमने इसको A कोड दे दिया, हमने इसको B कोड दे दिया, हमने इसको C कोड दे दिया. ओके. अब आपने एनुअल रेंट, एनुअल रेंट का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना जरा. एनुअल रेंट है रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इफ देयर इज नो वैकेंसी एंड नो अनरियलाइज्ड रेंट. उसका कोड दे दिया मैंने D1. एनुअल रेंट का मतलब हुआ कि ऐसा घर जो 1 साल में कभी भी ना तो वो खाली रहा और ना ही ऐसा किराएदार ने किया कि आपको उसका रेंट नहीं दिया, यूज किया लेकिन किराया नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं हम अनरियलाइज्ड रेंट. और वैकेंसी का मतलब हुआ कि वो घर आपका खाली रहा, राइट.
So annual rent is equal to the rent of the previous year if there is no vacancy and no unrealized rent. उसको बोलेंगे annual rent. उसको क्या बोल दिया मैंने? D1, राइट? अच्छा, अनरियलाइज रेंट D2. अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी रीजन की वजह से किराएदार ने आपको किराया नहीं दिया, तो ये तो नहीं है कि आप गले से पकड़ सकते हैं उसको, नहीं ना? हाँ, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या किया जाता है? पहले रीजनेबल एफर्ट्स किए जाते हैं कि किराया देने के लिए जो भी रीजनेबल एफर्ट्स होते हैं। अगर फिर भी नहीं देता है तो फिर वो अनरियलाइज रेंट में डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसको मैंने कोड दे दिया D2। थोड़ा शुरू में आपको टफ लगेगा, बाद में इतना आसान लगता है और हम एंजॉय करते हैं इस फार्मूले में। और लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी वो होता है D3, यानी कि किराए का लॉस आपका किसकी वजह से? क्योंकि घर आपका खाली रहा। अब 12 महीने में से 10 महीने आपका किराए पे गया, 2 महीने खाली रहा, तो उसको बोलेंगे हम लॉस ऑफ रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो क्या हो गया ये? D3। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसको कोड दे दिया मैंने D। तो D का मतलब होता है D1 एनुअल रेंट माइनस D2 अनरियलाइज रेंट माइनस D3 यानी कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो D1 में से जब आप D2 और D3 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? D बच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है जी? आपको कोई दिक्कत नहीं है जी? A, B, C और D आ गया जी आपके पास। कैसे आ गया? यू नो बेटर। ओके, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास ABC है, ABC के बेस के ऊपर आपने पहला स्टेप फॉलो करना है। यहां पे आपने एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेंट कि मुझको कितना रेंट मिल सकता है, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट। सो वन हैज टू डिटरमाइन ER, एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि घर कितना रेंट फेच कर सकता है। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो कैसे होगा? A और B विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ C। थोड़ा टफ लग रहा है? अरे नहीं है, टफ है। देखिए, A और B इन दो में से जो हायर होगा उसको बाहर ले जाइए, ठीक है? उसको क्या करिए? बाहर ले जाइए। A और B में से जो हायर है उसको बाहर ले जाइए, फिर उसको किसके साथ कंपेयर करो? C के साथ। अगर C इससे ज्यादा है तो इग्नोर करो, और अगर C इससे कम है तो फिर आपको C के ऊपर ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं हम? A और B विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ C से ज्यादा जो है, क्योंकि रेंट अंडर कंट्रोल एक्ट के ऊपर जो है वो नहीं जा सकता। हाँ जी, बात क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे तो और लर्न करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं A और B बहुत आसान है। A और B विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ C। ठीक है जी? ओके। इफ स्टेप 2 and 3 आर नॉट एप्लीकेबल देन स्टेप नंबर 1 बिकम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर स्टेप 2, 3 काम नहीं करें तो स्टेप 1 में जो भी आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट होगा दैट वुड बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। और हमें क्या डिटरमाइन करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद आ जाइए स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 1 में आपने क्या कैलकुलेट किया जी? ER, एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी होगी, FRB दे रखा होगा, तो क्या हुआ? जो अवेलेबल है वो ले लीजिए। तो इसका मतलब आप कंपेरिजन के लिए नहीं है तो FRB को डाल लीजिए। फिर FRB को किसके साथ कंपेयर करिए? SR के साथ कंपेयर कर लीजिए। अगर FRB नहीं है, सिर्फ MB है, तो M इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। हो सकता है SR ना हो, तो क्या हुआ? MB और FRB को। तो जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली करना है आपने। और A और B विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। मैं तो सारा ऐसा फार्मूला क्रिएट किया है कि जिसमें सब कुछ कवर कर दिया है मैंने। ठीक है जी यहां तक? ओके। इफ स्टेप 2 and 3 आर नॉट एप्लीकेबल, देखो जिसका GAV कैलकुलेट हो गया, क्वेश्चन तो 10 मिनट में हो जाएगा। इफ स्टेप 2 and 3 आर नॉट एप्लीकेबल स्टेप 1 बिकम GAV। ठीक है, अब आपके पास आ गया स्टेप नंबर 2। जो आपने स्टेप नंबर 1 में ER कैलकुलेट किया दैट इज टू बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट आपने ये कैलकुलेट किया जिसको हमने D बोला था। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो D इज टू बी कंपेयर्ड विद ER। तो D का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट। ER का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट। आपको मिला कितना और आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, जो एक्सपेक्टेशन हमने ऊपर कैलकुलेट करी। देखो एक ही बात हो सकती है,
तीन बातें हो सकती हैं। डी इज इक्वल टू ई आर, तो ठीक है, इसमें से जो मर्जी वैल्यू ले लीजिएगा, दैट वुड बी द GAV, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इफ डी इज ग्रेटर देन ई आर, डी जो एक्चुअल रेंट है एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स वाला कभी नहीं बोलेगा ज्यादा क्यों ले रहे हो, तो कहता नहीं नहीं जो ले रहे हो ना दैट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। If the D is higher than ER, if the actual rent is higher than expected rent, then D becomes gross annual value of the house. ठीक है जी। अच्छा, if D is lesser than ER, अगर actual rent expected rent से कम है, फिर दिक्कत है। फिर वो बोलता है कि आपको actual 1000 रुपए मिल रहे हैं और expected rent आपका था 1500 रुपए है, तो बताओ ये 500 रुपए का डिफरेंस कहां से आया। तो आपने बस यहां ध्यान रखना है, यहां फंस गए तो बस। तो इफ डी इज लेसर देन ई आर, तो कहता फाइंड द रीजन, रीजन फाइंड आउट करो कि क्यों कम है। ठीक है जी, बस यहां पे है पॉइंट। अच्छा, अब क्या हो सकता है, वाई डी इज लोअर देन ई आर, यही बताया मैंने। क्या हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि जी घर खाली रहा, पूरा साल घर खाली रहा। अगर वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट इज टेकन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर इन दोनों के बीच यानी कि 500 रुपए है, अगर मान लो 500 रुपए में ये बोला गया जी कि घर खाली रहा, इसकी वजह से ये 1000 रुपए मिला है हमें, तो कहता जो 1000 रुपए मिला दैट इज ओनली द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद दूसरा है वैकेंसी एंड अदर फैक्टर्स। हम मान लीजिए उसने कहा कि 500 में से 300 रुपए तो वैकेंसी की वजह से, 200 का पता नहीं है क्या रीजन है, तो क्या हो गया वैकेंसी एंड अदर फैक्टर्स। तो आपने क्या करना, एक्सपेक्टेड रेंट में से जो वैकेंसी वाला पोर्शन होगा यानी कि D3, ये था ना आपका D3, वो माइनस कर देना और दैट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मतलब सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेड रेंट में से जो वैकेंसी वाला पोर्शन है वो माइनस कर देना, बाकी जो है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर बाय द वे ये बोला जाता है कि थर्ड रीजन है कि अदर फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए कि 1000 रुपए था, अदर फैक्टर जैसे मान लीजिए कि जी दोस्त था इसलिए उसको 1000 रुपए दे दिया, तो अदर फैक्टर्स में चला गया। तो अदर फैक्टर्स में है तो फिर स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल। तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा दैट इज ओनली द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, जो आपने स्टेप नंबर 1 में फॉलो किया, वही आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ये था एक यूनिवर्सल सा फार्मूला जिसको मैंने कोड करके कोडिंग करके कर दिया मैंने। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फिर और आसान कर देता हूं। देखिए, ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, मैंने लिखा है यहां पे। ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है वो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है। तो देखिए, अभी मैंने क्या बोला था जी, स्टेप नंबर 1 हायर ऑफ FRV एंड MV, इन दोनों में से जो हायर फिगर होगी वो बाहर निकाल ली। बाहर निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 में लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड SR इज एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से जो फिगर बाहर निकल के आई उसको आपने किसके साथ कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट। और इन दोनों में से जो कम वाली फिगर है वो फिगर आपकी क्या बन गई, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना, कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइंड एवर विद एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट का आपको मैंने कोड दिया था ना, डी वहां पे। ओके, मैंने यहां बिना कोड के दे दिया। तो क्या किया मैंने, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो मैंने क्या बोला था जी कि जी एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। अच्छा, अगर एक्चुअल रेंट इज लेसर देन ER तो क्या होगा, तो देखो एक बात होगी कि एक्चुअल रेंट, अब हमने क्या देखा, एक्चुअल रेंट इज लेस देन ER ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से है। तो देखो, तो क्या होगा, एक्चुअल रेंट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। और अगर एक्चुअल रेंट इज लेस देन ER बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर्स, एनी अदर रीजन आ गया, तो क्या होगा, ER इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। सो
और साथ में हमने क्या बोला, एक्चुअल रेंट शुड इंक्लूड अनरियलाइज, शुड नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वही फार्मूला हमने बिना कोडिंग के दिया है, लेकिन आप जब देखेंगे तो ये कोडिंग वाला जो है वो आपको सबसे आसान लगेगा। चलिए देखते हैं अब आपके एक इसी में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फिर आपको जल्दी जल्दी और जल्दी समझ आएगा। ये देखिए आपके पास ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, अपना लर्न करेंगे। फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो compute gross annual value in each case separately. MRV 60,000, FRV 75,000, real rent means actual rent 69,000, standard rent not applicable। इस तरह से B केस है, C केस है, D केस है। तो आज ये पहले केस A लेते हैं। तो क्या बोला से मैंने जी, MRB और FRB विच एवर इज हायर, तो मैंने क्या 60,000 75,000 विच एवर इज हायर, ये ले गया मैं। फिर मैंने किसके साथ कंपेयर किया, स्टैंडर्ड था ही नहीं, तो मैं किसके साथ कंपेयर करता, इसलिए यही आगे बढ़ गया। जब ये बढ़ गया तो यही क्या मेरा क्या बन गया, एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। सो एक्सपेक्टेड रेंट 75,000। अच्छा, अब आ जाओ रियल रेंट, यानी कि एक्चुअल रेंट कितना है जी, 69,000 है। तो मैंने फिगर्स को यहां लिख दिया, एक्चुअल रेंट मैंने ये लिख दिया, एक्सपेक्टेड रेंट ये लिख दिया, निशाना बाद में लगाया कि किधर को जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि डी इज लेसर देन ई आर, ठीक है जी, D इज लेसर देन ई आर। अब अगर D इज लेसर देन ई आर है, एक्चुअल रेंट इज लेसर देन, और अदर फैक्टर्स हैं, कोई फैक्टर रीजन नहीं दे रखा है, इट मीन अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, तो ई आर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, इसलिए 75,000 वुड बी ट्रीटेड हियर एज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप केस नंबर बी। अब यहां क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है 48,000, 60,000, 54,000 एंड 72,000। ओके, चलिए, MRV इज इक्वल टू 48,000, FRV इज इक्वल टू 60,000। तो विच एवर इज हायर, क्या बोला था, A और B विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ C। तो विच एवर इज हायर, दोनों में से कौन सी फिगर हायर है, 60,000। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट को क्या किया, 60,000 से ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या बोला आपको, इग्नोर करो, इज ग्रेटर सो इग्नोर। जब इग्नोर कर दिया इसको, अगर ये कम होगा तो हम इधर देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, तो हम सीधा निकल जाएंगे। यही आपका क्या बन गया, एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। अब एक्सपेक्टेड रेंट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट, और एक्चुअल रेंट आपको दे रखा है 54,000, तो मैंने यहां एक्चुअल लिखा, यहां एक्सपेक्टेड रखा, फिर मैंने निशान लगाया, तो क्या हो गया जी, D इज लेसर देन ई आर। लेकिन फैक्टर जो है ना तो वैकेंसी है ना अनरियलाइज रेंट है, इसका मतलब है अदर फैक्टर्स है, तो ई आर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। ठीक, अच्छा, अब आ जाइए जी, अब हमारे पास केस सी ले लेते हैं। देखो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे और एंजॉय करेंगे इसमें बहुत। ये देखो अब सी, मैंने MRB लिख दिया 36,000, FRB लिख दिया मैंने 45,000, विच एवर इज हायर। आप इनको करेंगे, फिर अगर दोबारा फार्मूले पे जाएंगे तो आपको फार्मूला लगेगा, अच्छा इतना आसान फार्मूला है। विच एवर इज हायर कौन सा हो गया जी, 45,000। अब मैंने स्टैंडर्ड रेंट 42,000, क्या जी इससे कम है, अगर इससे कम है देन वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो हम कहां आ गए, यहां आ गए। तो अब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया, 42,000। देखो फुल एप्लीकेशन हुई, A और B विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ C, C से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया जी, 42,000 हो गया। अच्छा, अब एक्चुअल रेंट कितना है, 40,000, देखो रियल रेंट 40,000, तो मैंने यहां लिख दिया D और ER। अब आपको पता है D का मतलब एक्चुअल रेंट, ER, तो 40,000 निशाना फिर लगा दिया हमने, 40,000 लेसर देन 42,000। रीजन कोई नहीं है, इसलिए ER इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। थोड़ा टाइम अटपटा लगता है, उसके बाद ये आसान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आ जाओ जी, डी केस में क्या है, सॉरी
MRV is equal to 96,000, FRV is equal to 1,16,000, तो विच एवर इज हायर इज 1,16,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है जी 1,15,000, तो नेचुरली ए और बी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ सी, तो सी मेरा स्टैंडर्ड रेंट कितना हो गया 1,15,000, तो ई आर मेरा कितना बन गया एक्सपेक्टेड रेंट 1,15,000, एक्चुअल रेंट कितना है 1,20,000, डी मेरा 1,20,000, ई आर इज इक्वल टू 1,15,000। अब यहां क्या है डी इज ग्रेटर देन ई आर, डी इज ग्रेटर देन ई आर, जब डी ग्रेटर देन ई आर होता है एक्चुअल रेट, तो इनकम टैक्स वाला थोड़ी मना करता कि नहीं क्यों ज्यादा है, वो तो कहता है मेरे को इनकम टैक्स आएगा। सो डी इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो मुझे लगता है इस प्रैक्टिस करने के बाद अब शायद आपको वो फार्मूला भी जो मैंने बनाया था और एक टेबल फॉर्म में बनाया वो भी, पर इससे पहले मैं एक और आपसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो। एक्चुअल रेंट 6,000 पर मंथ, बस इस पे रखना जरा, ये पर मंथ है, स्टूडेंट कई बार पर एनम पढ़ के ही आगे बढ़ जाता है और गलती करता है। एमआरवी इज इक्वल टू 60,000 पर एनम, एफआरवी इज इक्वल टू, समझते हैं ना फेयर रेंटल वैल्यू 66,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू 69,000 per annum. During the previous year 2019-20, SSC could not realize rent for 2 months. 2 महीने का रेंट नहीं मिला है, कोई बात नहीं जी। तो एमआरवी कितना है जी 60,000, एफआरवी कितना है 66,000, विच एवर इज हायर दैट इज 66,000, राइट। और स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा 69,000, इससे ज्यादा है इसलिए इग्नोर, अगर इग्नोर है तो हम सीधे निकल आएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया 66,000, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू, अब एक्चुअल रेंट हमारे पास 6,000 पर मंथ है और 2 महीने का रेंट नहीं मिला है, तो एक्चुअल 10 महीने का मिला, इसलिए 6,000 इंटू 10 60,000। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको बताया मैंने, तो D1 इज इक्वल टू कितना हो गया 72,000 माइनस D2 क्या है अनरियलाइज रेंट, तो उसमें 2 महीने का आपके पास आ जाएगा 12,000 और D3 क्या आपका नील आ जाएगा। इस तरह से आपके पास अगर ऐसे करेंगे तो भी आपका 60,000 आ गया, आपकी मर्जी है जैसे कर लीजिए। अब मैंने दोनों फिगर्स को रखा, तो D मेरा 60,000, ER मेरा 66,000 हो गया, तो क्या हुआ जी D इज लेसर देन ER, D इज लेसर देन ER, द रीजन इज अदर फैक्टर, वैकेंसी तो नहीं है ना, हेंस expected rent is the gross annual value of the house, that is 66,000। तो अब हमारी प्रैक्टिस, काफी प्रैक्टिस कर ली हमने, जो हम यहां पे कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, तो अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस की। देखो म्युनिसिपल टैक्सेस में भी कुछ पॉइंट्स टेक्निकल है, तो हमने कहा कि फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल टैक्सेस या सर्विस टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस में क्या आ सकता है, जैसे हाउस टैक्स है, फायर टैक्स है, वाटर टैक्स है, सीवरेज टैक्स है, कंजर्वेंसी टैक्स है, सैनिटेशन टैक्स है, मतलब आप उससे स्मेल आउट कर सकें कि ये म्युनिसिपल टैक्स कमेटी के द्वारा ही लेवी किए गए। लेविड बाय एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तभी आपने उसको लेस करना है। बट डिडक्ट करने से पहले 2 कंडीशंस हैं, इट शुड बी बोर्न बाय द ओनर, एक तो मालिक के द्वारा, अगर किसी और ने किया तो नहीं मिलेगा। दूसरा एक्चुअली पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, होना चाहिए, चाहे वो उस प्रीवियस ईयर का है चाहे पिछले प्रीवियस ईयर का है, वो आपने नहीं देखना है, दैट इज इररिलेवेंट। तो इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर में अगर आपने पे किया है और दैट इज आल्सो पेड बाय द ओनर, देन द डिडक्शन इज अलाउड, अदरवाइज द डिडक्शन इज नॉट अलाउड। यहां तक बात क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, अब हमारे पास आ गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, और म्युनिसिपल टैक्सेस, अब मेरे पास क्या बच गया नेट एनुअल वैल्यू, इसी को बोलते हैं हम एनुअल वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस।
अब अगर हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस अगर यहां पे हमारे पास आ गया है, तो उस केस में अब ये देखिए, ये अगर एनुअल वैल्यू ऑफ वन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, पहले हमने क्या किया था, लेट आउट प्रॉपर्टी। व्हेन द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेजिडेंस और unoccupied throughout the previous year owing to his employment, business or profession carried on at any other place and residing at that other place in a building not belonging to him, its GAV will be nil। क्या मतलब हुआ, या तो आप एक घर है आपके पास और उस घर का आप खुद उस घर में रह रहे हैं, या आप नहीं रह रहे हैं, इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से घर से दूर रहना पड़ रहा है, और जो आपका घर है वो खाली पड़ा हुआ है, उससे आप कोई भी दूसरा बेनिफिट अगर नहीं ले रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी। सो प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज ड्राइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जीएवी भी क्या लिखते हैं, नील, म्युनिसिपल टैक्सेस भी लिखते हैं नील, और एनएवी भी लिखते हैं नील। और जब एनएवी लिखते हैं तो उसमें से डिडक्शंस होती हैं, तो आपको पता है कि इसमें जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्शन 24 में अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगी तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ एक डिडक्शन मिलती है, और वो मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो अगर आपने घर बनाने के लिए लोन ले रखा है तो उसके ऊपर जो आप ब्याज दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, उसकी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन। जब डिडक्शन मिलेगी, आप नील में से जब माइनस करोगे तो नेचुरली नेगेटिव आएगा। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दिया, यहां आपके पास नील है, तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये लो जी, तब तो मेरी प्रॉपर्टी क्या लॉस होगा, दैट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, एक सिचुएशन ये आ जाइए, एनुअल वैल्यू ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 हाउस है, ठीक है, और दोनों हाउस का आप या तो सेल्फ ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इफ यू आर हैविंग मोर देन प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी, सो सेल्फ ऑक्युपाइड एंड अनऑक्युपाइड, द असेसी में क्लेम बेनिफिट ऑफ नील अमाउंट एज ए एनएवी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन प्रॉपर्टी एट हिज ऑप्शन। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पास 2 घर है, ये लो जी 2 घर है, मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन बताता हूं। ये आपके पास छोटा घर है और ये आपका बड़ा घर है। अब आपने क्या कर रखा है कि छोटे घर में खुद रहते हैं और बड़ा घर जो है आपने किराए पे दे रखा है। आप उल्टा दिखा सकते हैं कि जी ये वाला घर जो है मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये मेरा लेट आउट है, स्वैप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी चल सकती है। ठीक है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीवन। तो इसमें क्या होगा, एक इसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे, इसको हम लेट आउट मान लेंगे। अच्छा, अब एक और बात बता दूं, मान लो आपके पास 2 घर हैं और दोनों घर में आप रेजिडेंस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा, एक घर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा और दूसरा किराए पे माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। तो जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा ना, उसी के बेस के ऊपर आपकी जीएवी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी बात, इसलिए इसको बोलते हैं डीम टू बी। चाहे आपने किराए पे चढ़ाया चाहे ना चढ़ाया, लेकिन आपको वो किराए पे चढ़ाया माना जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा। सो अदर प्रॉपर्टीज वुड बी डीम टू बी लेट आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी द जीएवी। बात क्लियर है। लेकिन इतना फायदा दे रखा है कि अगर आपने किराए पे जो है वो बड़ा चढ़ाया है, छोटा आपके अपने पास है, तो आप स्वैप कर लीजिएगा। उसमें कहते हैं जीएवी, ये म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी आ जाते हैं, और फिर हम डिडक्शंस लेते हैं अंडर सेक्शन 24 में। 30% ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है और ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होती है। अब यहां तो वो नेगेटिव नहीं आ पा रहा है यहां, क्योंकि एनएवी की वैल्यू भी है। तो डीम टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी के केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ किसके केस में होगा, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में ही अप्लाई होगा, ये जो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का बात। यहां तक बात क्लियर है जी। ओके, अब ये मैंने जो 1 लाख रुपए की आपको बात बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कल को मान लीजिए आपके पास सैलरी की इनकम मान लो 5 लाख रुपए है और इधर लोन लेकर के आपने घर बनाया है और उस घर में आप खुद रह रहे हैं,
तो GAV नील है, NAV नील है, जितना आपने इंटरेस्ट दिया वो माइनस किया गया, तो आपके सैलरी में से वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा और आपको सिर्फ टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा, 4 लाख के ऊपर। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये होता है एक हेड में प्रॉफिट और दूसरे हेड में लॉस। तो अब हमें GAV का पता चल गया, टैक्सेस का पता चल गया, अब हम कहां चलेंगे, डिडक्शंस की तरफ। ओके, सो चलिए जी, अब हमारे पास हैं डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। देखिए, तो दो जो प्रॉपर्टीज आपको बताई वो थी, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आदमी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हैं, तो उसमें एक ही डिडक्शन मिलती है और उस डिडक्शन का सिर्फ वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, ये ध्यान रख लेना। और अगर आपका लेट आउट और डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको 2 डिडक्शन मिलेंगी, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A, और वो कितनी होगी, 30% ऑफ NAV। अब NAV आपके पास है, उसका 30% कैलकुलेट करिए, डिडक्शन दे दीजिएगा। ये एक तरह से है कि आप हर साल जो है वो सफेदी करवाते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, तो इसलिए उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है। दूसरा आपका है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, फुली अलाउड है, यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी आपने लोन ले रखा है और जितना मर्जी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो दैट इज फुली अलाउड हियर एज डिडक्शन। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां पे है, और न्यूमेरिकल भी ज्यादातर यही होता है, वो है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में, जो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब देखिए, वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूएबल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने लोन किस लिए ले रखा है, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, सिर्फ रिपेयर, रिन्यूएबल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैक्सिमम आपको 30,000 रुपए की एक साल में डिडक्शन मिलेगी। वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, क्योंकि कई बार आप रेडीमेड घर खरीदते हैं, कई बार आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अगर उसके लिए किया है तो फिर आगे 2 कंडीशंस होंगी, इससे बच के रहना। इफ द लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, अगर लोन जो है वो 1/4/1999 से पहले का है तो मैक्सिमम आपको 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर लोन आपने 1/4/1999 के बाद का ले रखा है तो उस केस में, हाँ, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड, जिस ईयर में आपने पैसा बोरो किया उसके 5 साल के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्लस जब डिडक्शन मिलेगी तो क्या, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाई इंटरेस्ट पेबल। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो आपका जो लोन है वो किससे होना चाहिए, वो भी आपका बैंक्स हैं, नोटिफाइड बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इस तरह से कुछ एक अथॉरिटीज है, उन्हीं के ऊपर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं फ्रेंड एंड रिलेटिव से आप लेकर के फिर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि इतना इंटरेस्ट हमने चार्ज कर लिया है। अगर तो ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं है और 1/4/1999 के बाद आपने लोन ले रखा है तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन यहां पे वैसे तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर है भी तो 30,000 रुपए। लेकिन 99 के बाद लिया है और 5 साल के अंदर आपने घर कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट भी साथ लगा दिया, तो लिमिट है आपकी मैक्सिमम 2 लाख रुपए। मैक्सिमम 2 लाख रुपीज की आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो कि मैंने आपको यहां क्या बताया, यहां कोई लिमिट नहीं है, किसके लिए, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें जो सबसे तंग पॉइंट जो आपको करता है वो क्या, वो करता है पीसीपी का पॉइंट। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 2 तरह का इंटरेस्ट होगा, 2 तरह का इंटरेस्ट होगा। एक, जैसे मान लो कि 2019-20 प्रीवियस ईयर है, तो आप क्या करेंगे जी, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, 2019-20 का, इस साल का, करंट ईयर का, आपने लिख दिया जी 50,000 रुपए। साथ में आप लिख रहे हैं पीसीपी दोनों, और पीसीपी का आपने लिख दिया मान लो 1.5 लाख रुपए।
तो इन दोनों को मिलाकर के ये 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये पीसीपी क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। देखो मैं छोटी सी बात अगर बताऊं, फिर चाहे डिटेल में हम बाद में बताएंगे आपको। पीसीपी का मतलब है, देखो मैंने 2014 में मान लीजिए कि लोन लिया, और लोन लेने के बाद मैंने घर बनाना शुरू कर दिया, और मेरे को 5 साल लग गए घर बनाने के लिए। तो लोन तो मैं पहले लूंगा ना, फिर मेरा 2000 मान लीजिए कि 18 के दौरान जो है वो मेरा घर कंप्लीट हो गया। जब घर कंप्लीट होगा तब जाके लेट आउट या सेल्फ ऑक्युपाइड का क्वेश्चन राइज होगा ना। तो 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो तो मैं वैसे देता रहा उसको। अब मान लीजिए कि मैंने 10 लाख रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए, और 5 साल के लिए मैंने मान लीजिए कि 5 लाख रुपए तो उसको ब्याज दे दिया, तो मेरा पिछले 5 सालों का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है। अब अगर छठा साल जिस साल मैं घर में घुस गया तो उस साल तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आनी शुरू हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आनी शुरू हो गई, तो मेरी डिडक्शन भी शुरू हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फिर इस पीरियड को आप क्या बोलते हैं, पीसीपी बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड। ठीक है। तो पीसीपी का मतलब होता है डेट ऑफ बोरोइंग टू डेट ऑफ कंप्लीशन। बात क्लियर है जी। अच्छा, अब इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, दिस इज अलाउड, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये 5 लाख रुपए कैलकुलेट कर लेंगे हम, फिर उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 1 लाख रुपए का जिस ईयर में आपका घर कंप्लीट हुआ उस ईयर से वो किस ईयर में, प्रीवियस ईयर में फॉल करता है, उस ईयर से वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 5 साल तक लाख रुपए की आपकी पीसीपी की डिडक्शन मिलती रहेगी। तो चलो इनको स्टेप्स में आपको कन्वर्ट कर देते हैं। फाइंड आउट प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड। या तो आपने अक्वायर करी या खरीदी या जो भी है, वट एवर इट इज। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे, डेट ऑफ बोरोइंग टू द लास्ट डे ऑफ, ये ध्यान रखना, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड। मान लो आपका जो घर है वो 30 जून को कंप्लीट होता है 2019 को, और आपने लोन ले रखा था 2017 को 1/1/2017 से। तो क्या होगा जी, 1/1/2017 तो डेट हो गई, और दूसरा क्या आ गया, क्या बोल रहा है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एसेट इज एक्वायर्ड। अब ये एसेट किस ईयर में एक्वायर की गई, ये एक्वायर कर रही गई 2019-20 में। 1920 कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल को। इसका पिछला दिन कब था, 31 मार्च। तो आपने 1/1/2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि इससे आगे वाला जो इंटरेस्ट है ना, वो तो करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, और पीसीपी का आपने। तो यहां बात क्लियर है। तो क्या करना आपने, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कब से कब, डेट ऑफ बोरोइंग टू द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड। तो कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, ये उसके लिए अगर कंस्ट्रक्शन वाली बात है। ठीक है। अच्छा, अब आपने कैलकुलेट कर लिया, जैसे मान लो मैंने यहां कैलकुलेट किया था जी, 5 लाख रुपए आ गया। अब डिवाइडेड 5 पार्ट्स, और फिर डिडक्ट फ्रॉम एनएवी, कितना, 1, कमेंसिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन विच एक्विजिशन इज कंप्लीटेड। अब जैसे यहां पे आपका 1920 में पहली, 2021 में दूसरी, 21-22 में तीसरी, 22-23 में चौथी, और 24-25 में 5वीं पीसीपी की इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बस आपने पीसीपी से बच के रहना है, इससे उलझना और है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। कई बार आप स्टूडेंट को यहीं पे उलझा के रखता है ये एग्जामिनर। तो जी डिडक्शंस क्लियर होगी जी। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, 30% एनएवी है, ये फुली अलाउड है। सेल्फ ऑक्युपाइड में अगर ये बहुत कम होगा आपके पास, अगर रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लिया तो 30,000 ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने घर खरीदने के लिए लिया है और ज्यादातर आपने देख लेना कि 1/4/1999 के बाद का है
और बाद का है तो 5 साल के अंदर घर कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट बैंक के द्वारा हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए की जो लिमिट है वो पीसीपी प्लस करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों को मिला करके, अगर उससे ज्यादा होगी तो इग्नोर करना, लेकिन यहां कोई इग्नोरेंस नहीं है। अगर आपके पास लेट आउट प्रॉपर्टी है, दिस इज फुली अलाउड। तो आई होप कि आज के लेक्चर में अभी आपने एंजॉय किया होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आम आदमी इसके बारे में आपसे क्वेरीज करता ही रहता है।